अनुराधा एक बहुत ही घमंडी औरत थी। उसकी बहू राधिका एक गरीब परिवार से थी, जिसके चलते वो कभी भी उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। एक दिन सुबह के समय राधिका बीमार हालत में रसोई में काम कर रही होती है। तभी उसके हाथों से कप का सेट नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी अनुराधा गुस्से में वहाँ आती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू, इतने महंगे कप के सेट को तोड़ने की? अब इसका पैसा क्या तेरा बाप देगा? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी से साफ कर देती हूँ। करमजली, इसको साफ करने से क्या होगा? मेरे इतने महंगे कप का सेट वापस थोड़ी ना आ जाएगा। पता नहीं मेरे कौन से कर्म फूटे थे जो तुझ जैसी गरीब और फटीचर घर की लड़की को मैंने अपने घर की बहू बना दिया। तू तो इस घर में नौकरानी बनने के लायक भी नहीं है। माँ जी, आप जब देखो तब मुझे ताने मारती रहती है। मेरी जो भी हालत है वो आपसे छिपी तो नहीं है। आपने सब कुछ जानते हुए अपने बेटे की शादी मुझसे करवाई थी, तो फिर अब क्यों मुझसे परेशान हो आप, जो आप मेरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करती हो? हाँ हाँ करमजली, ये सब तो मेरी ही गलती है। मुझे ये तो पता था कि तू गरीब घर की है, लेकिन मुझे ये थोड़ी पता था कि तेरा बाप इतना गरीब है कि अपनी एक लौती बेटी को बिना कुछ दिए ही खाली हाथ उसके ससुराल भेज देगा। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं कभी अपने बेटे की शादी करवाती ही नहीं। माँ जी, अगर ऐसी बात थी फिर आपने शादी के समय ऐसा क्यों कहा था कि आपको सिर्फ उनकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं? आपके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हाँ तो मैंने कौन सा झूठ बोला है? मेरे घर में किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है, सिवाय एक अच्छी बहू के। देख, तुझे मुझसे जुबान लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप अपना काम कर और एक कोने में पड़ी रह, समझ गई? अनुराधा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास का अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर राधिका को बहुत दुख होता है। वो अपना सारा काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है और बैठकर रोने लगती है। तभी उसका पति उमेश वहाँ आता है। क्या हुआ राधिका, तुम रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? अगर मैंने इन्हें माँ जी की हरकतों के बारे में बता दिया तो इनका दिल टूट जाएगा और माँ बेटे के बीच में दरार आ जाएगी। मेरा चुप रहना ही ठीक है। तुम चुप क्यों बैठी हो? अरे मुझे कुछ तो बताओ। अरे मुझे चिंता हो रही है तुम्हारी। अरे कुछ तो बोलो। आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसीलिए रो रही थी। मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। तुम भी ना बिल्कुल बच्ची हो। तुम्हें रोते हुए देख कर ना मैं तो डर ही गया था। सर दर्द हो रहा है ना तुम्हें? चलो मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ, इसमें रोने की क्या जरूरत है। उमेश इतना कहकर राधिका को जबरदस्ती अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उसे दवा दिलवाता है। कुछ दिन बाद राधिका की तबीयत ठीक हो जाती है। जहाँ एक तरफ राधिका अपनी सास के बुरे बर्ताव से परेशान थी, तो वहीं दूसरी तरफ जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले पति को पाकर खुश थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और उमेश को किसी काम के सिलसिले में कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ता है। तभी अनुराधा का भाई अशोक उससे मिलने के लिए उसके घर आता है और अनुराधा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। भैया, आज आप कितने दिन बाद आए हैं? आपको देखने के लिए तो मेरी आंखें ही तरस गई थी। मैंने आपको बहुत याद किया। अरे मेरी बहना, मैंने भी तुझे बहुत याद किया। मेरा भी मन तेरे बिना बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन अब क्या करूँ, काम है वो तो करना ही पड़ेगा। खैर ये सब छोड़, और बता सब ठीक है ना? और वो उमेश कहाँ है? हाँ भैया, सब ठीक है। उमेश किसी काम से बाहर गया है, कुछ टाइम बाद लौटेगा। ये लड़की कौन है? कोई नई नौकरानी रखी है क्या? भैया यही समझ लीजिए। कहने को तो इस घर की ये बहू है, लेकिन मैं इसे नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं समझती। क्या? ये क्या बोल रही हो? उमेश की शादी हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। पर मैं तो उमेश के लिए एक बहुत ही अमीर घर की लड़की का रिश्ता लेकर आया था, लेकिन उसकी शादी हो गई है। ये बात कर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अब मैं क्या ही बोलूं भैया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तभी तो मेरे सोने जैसे लड़के के गले में ये गरीब फटीचर लड़की पड़ गई है। अब तू क्या खड़ी होकर हमें घूर रही है? जाकर अपना काम कर, यहाँ खड़ी होकर हमारी बातें मत सुन। अपनी सास की बातें सुनकर राधिका दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अशोक अनुराधा को उसकी बहू को रास्ते से हटाने का तरीका बताता है और बाद में उमेश की शादी किसी अमीर घर की लड़की के साथ करवाने का वादा भी करता है। अपने भाई की बातों में आकर अनुराधा अगले ही दिन से राधिका के साथ बड़ा ही साधारण व्यवहार करने लगती है और उसे कोई भी काम नहीं करने देती। ये सब देखकर राधिका को बड़ी हैरानी होती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी आप ठीक तो हैं? पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं बहू, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या होगा? नहीं, लेकिन कोई तो बात है जो आप कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। आज तक आपने मुझसे कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की।
और आज मुझे घर का काम नहीं करने दे रही हो। आखिर आप अपनी इस गरीब बहू पर इतने मेहरबान क्यों हैं? बताओ भला, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। जब मैं तेरे साथ गलत व्यवहार करती थी तब भी तू मुझे गलत बोलती थी। आज मैं तेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही हूँ तो भी तू मुझे गलत समझ रही है। नहीं नहीं माँ जी, आप गलत मत समझिए। आपके इस व्यवहार से मैं बहुत खुश हूँ। अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। अपनी सास के बदले हुए रूप को देखकर राधिका बहुत खुश थी, लेकिन उसे अपनी सास की मेहरबानी के पीछे छुपी सच्चाई का बिल्कुल भी पता नहीं था। एक दिन वो तैयार होकर अपनी सास के साथ बाहर जाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है और उसे नई साड़ी पहने हुए देखकर उससे कहती है, क्या बात है बहू रानी, आज तो बड़ी नई नवेली साड़ी पहनकर चमक धमक कर तैयार हो रही है। तेरी सास घर पर नहीं है क्या? क्योंकि अगर वो घर पर होती तो तुझे ऐसा सजने संवरने नहीं देती, क्योंकि तू उसके लिए तो नौकरानी है। नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही है। अब मेरी सास बदल गई है। वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। उन्होंने मुझे इस घर की बहुरानी स्वीकार कर लिया है। उन्होंने ही मुझे ये साड़ी पहनने के लिए दी है और वही मुझे आज अपने साथ बाहर भी घुमाने लेकर जा रही है। अरे बाप रे, आज तेरी सास गरीब बहू पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई? जरूर इसके पीछे कोई राज है। तू जरा अपनी सास पर नजर रखियो, वह गिरगिट है गिरगिट। उसके जैसे रंग बदलने वाली औरत मैंने आज तक नहीं देखी। बहू थोड़ा संभल कर रही हो। आंटी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बहू, उन सब बातों पर ध्यान मत दे। जो मैंने बोला है तू उन बातों पर ध्यान दे। थोड़ा सतर्क रहियो अपनी सास से, थोड़ा बच के। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद राधिका अपनी सास को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है, जहाँ वो अपनी सास को अपने भाई से फोन पर बात करते हुए सुन लेती है कि वो उसे किडनैप कराने के लिए घर से बाहर लेकर जा रही है। जिसे सुनकर वो अपनी सास की सारी चालाकी समझ जाती है और कमरे में जाकर बोलती है, माँ जी, आप इतना गिर सकती है, ये मैंने अपनी कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। आपको मुझसे और मेरी गरीबी से इतनी नफरत है कि आपने मुझे किडनैप करवाने का फैसला कर लिया। मुझे आपकी सारी सच्चाई पता लग गई। अब तक मैं चुप थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आपकी सारी सच्चाई मैं उमेश जी को बता दूंगी। आपकी मेहरबानी का सारा राज मेरे सामने आ गया है। बहू तू मुझे गलत समझ रही है। मैं अभी तक आपको गलत समझ रही थी, लेकिन अब मैं आपको बहुत सही समझ रही हूँ। मैंने आपका दिल जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। आप मुझे इस घर से निकालना चाहती थी ना, मैं खुद ही जा रही हूँ अब। अपनी सास की सच्चाई जानने के बाद राधिका एक पल भी अपने ससुराल में नहीं रहती और अपनी सास की सारी मेहरबानियों के बदले वो हमेशा के लिए उसका घर छोड़कर चली जाती है। अमन की शादी मेघना नाम की लड़की से होती है। मेघना बहुत ही रोमांटिक मिजाज की लड़की थी और अमन काफी सरल स्वभाव का होता है। एक रोज मेघना रसोई में चाय बनाकर अमन के कमरे में लेकर आती है और अमन के हाथों में चाय देते हुए उससे कहती है, ये लीजिए, चाय पी लीजिए। अदरक इलायची वाली गरम चाय पीकर शायद तुम्हें थोड़ी गर्मी आए, वैसे तो तुम बिल्कुल ठंडे हो। अरे रहने दो, तुम्हें जो बोलना है बोलो। मुझे पता है कि मेरी उम्र हो गई है और समय के साथ ढल जाना चाहिए। अब ये चीजें हमको शोभा नहीं देती और अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। हाय, मैं क्या करूं, मुझे बूढ़ा पति मिल गया। अब तुम भी मान लो कि तुम्हारी भी उम्र हो गई है और हमारे बच्चे भी हो गए। अब हमें उन पर ध्यान देना है, खुद पर नहीं। और तुम भी अब कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। तभी मेघना चाय की प्लेट लेकर रसोई में जाती है और रसोई में प्लेट को पटकते हुए कहती है, और इस बूढ़े को कब पता चलेगा कि मुझे प्यार की जरूरत है, इसकी भाषण की नहीं। जब देखो तब प्रवचन ही देता रहता है और कुछ नहीं। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मेघना सब चीजों से तंग आकर अपनी दोस्त विमला के यहाँ जाती है। विमला मेघना को देखकर बहुत खुश होती है। विमला चाय नाश्ता बनाकर लाती है। मेघना चाय का कप लेती है और चाय पीने लगती है कि तभी विमला का पति विशाल वहाँ आता है और विमला को गले लगाकर उसके माथे को चूमता है। ठीक है विमला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और अपना ध्यान रखना, और कोई जरूरी बात हो तो फोन कर देना। अब तुम अपने दोस्त को टाइम दो, मैं चलता हूँ। विमला भी विशाल को गले लगाते हुए उससे कहती है, ठीक है, तुम जाओ और तुम अपना भी ध्यान देना। तभी विशाल वहाँ से चला जाता है और मेघना ये सब देखकर विमला के पास जाकर उससे कहती है, यार विमला, तेरा पति तो बहुत रोमांटिक है और तुझसे कितना प्यार करता है। हर आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, पर तू क्यों ये सब बोल रही है?
तेरा पति तुझसे प्यार नहीं करता क्या? नहीं, मेरा पति मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, बहुत बोरिंग है। और मेरा पति खुद को बूढ़ा बताता है और ना ही खुद कुछ करता है और ना ही मुझे कुछ करने देता है। कुछ समय विमला के साथ बिताने के बाद मेघना अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मेघना के पति अमन का दोस्त रोहित अपनी बीवी के साथ उसके घर आता है। मेघना सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अमन अपने दोस्त रोहित के साथ बातें कर रहा होता है। मेघना सभी को चाय देती है और अमन के बगल में जाकर बैठ जाती है। अमन का दोस्त रोहित अपनी बीवी के बहुत ही क्लोज होकर बैठता है और उसका हाथ पकड़कर बैठा था। ये सब देखकर मेघना अमन से धीरे से कहती है, देख रहे हो ना जी, कितना प्यार है इन दोनों के बीच। और एक तुम हो बुढ़ापे का शिकार, जिससे खुद तो कुछ होता नहीं है। कम से कम अपने सफेद बाल ही काले कर लिया करो, इतना तो कर ही सकते हो। तुम्हारे साथ तो कहीं जाने में भी मुझे बेइज्जती महसूस होती है। अरे तुम फिर शुरू हो गई। कम से कम मेरे दोस्तों के आगे तो चुप हो जाया करो। अरे वो क्या सोचेंगे, कहीं भी कुछ भी बोलने लग जाती हो। तभी अमन गुस्से में वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। अमन को ऐसे उठकर जाता हुआ देखकर रोहित भी उसके पीछे जाता है। वो देखता है कि अमन सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। तभी वो उसके पास जाकर उससे कहता है, क्या हुआ अमन, तू ऐसे उठकर यहाँ क्यों आ गया? मैंने सुनी थी उनकी बातें। क्यों मेघना भाभी की बातों को दिल से लगाता है? अरे यार, ये पहली बार का नहीं है। जब देखो तब एक ही बात, तुम बुढ़े हो गए हो, रोमांटिक नहीं हो, प्यार नहीं करते। अरे तुम बुढ़े पति हो, सबका पति प्यार करता है, यही कहती रहती है पूरे दिन। अरे भाई, इन्हीं कारणों से तो मैं बहुत परेशान हूँ। आज यहाँ आने से पहले तुम ऐसे बैठना, ऐसे बोलना, इतना बोलना, ये करना, वो करना, इतना क्लेश किया है मेरी पत्नी ने। एक तो मन नहीं था इसको लेकर यहाँ आऊं, लेकिन नहीं लाता तो और क्लेश करती, इसलिए लाना पड़ गया। तो अभी क्यों इतनी देर से चिपक के बैठा था मैं कमीने? इस वजह से ही तो तेरी भाभी ने कलेश किया है। अरे यार, बताया तो मजबूरी है, मजबूरी। और मजबूरी का नाम ही है महात्मा गांधी। और मुझे कोई कलेश करने का ना मन नहीं था, इसलिए उसे चिपक कर बैठा था। कुछ देर में अमन का दोस्त वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद भी मेघना अमन से बहुत लड़ती है। कुछ देर में अमन और मेघना अपने बच्चों के कमरे में जाते हैं और वो देखते हैं कि दोनों ही बच्चे खेल रहे होते हैं। अरे ये सब तुम दोनों क्या कर रहे हो? मम्मा पापा, हम दोनों मम्मी पापा बने हैं। अच्छा, तो तुम हमारी तरह बने हो। चलो हमें भी देखना है कि तुम दोनों कैसे मम्मी पापा बने हो। जिसने अच्छी एक्टिंग की उसको चॉकलेट मिलेगा। ठीक है मम्मा। पीयूष और राधा अपने मम्मी पापा की एक्टिंग करने लगते हैं। राधा सर पर चुन्नी रख लेती है और पीयूष अपनी टाई लगाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। राधा भी अपनी माँ की तरह उसे चाय देने आती है और अपनी माँ की तरह ही पीयूष को चाय देते हुए उससे कहती है, ये लो पियो चाय। उससे ज्यादा तो तुमसे कुछ होगा नहीं। दिन भर बस बैठे रहते हो बुढ़ों की तरह। तुम्हारी जैसा बुढ़ा पति किसी को ना मिले। ओहो राधा, मैं थक चुका हूँ तुम्हारे ये रोज रोज के टॉर्चर से। हाँ तो मैं क्या करूँ, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है। आखिर मुझे ये बुढ़ा पति क्यों दिया भगवान ने? राधा बार बार पीयूष की इंसल्ट करती जा रही थी और ये चीजें देखकर अमन और मेघना को बहुत ही बुरा महसूस होता है। उनके इस खेल में उनको खुद का चेहरा नजर आता है। मेघना भी ये सब देखकर महसूस करती है कि वो जो भी अब तक करती आ रही है अपने पति के साथ, वो कितना गलत है। वही चीजें बच्चे भी देख रहे हैं, जिससे उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ रहा है। तभी मेघना अपने बच्चों के पास जाती है और उनसे कहती है, चलो बहुत खेल खेल लिया तुमने ये सब, अब तुम्हारे सोने का समय हो गया है। क्या तुम दोनों को कल सुबह स्कूल नहीं जाना? चलो अब जल्दी से सो जाओ। कुछ देर बाद मेघना अपने बच्चों को उनके कमरे में सुलाकर वहाँ से चली जाती है। अमन भी मेघना के पीछे जाता है। दोनों अपने कमरे में बैठते हैं कि तभी मेघना उससे कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरे इस व्यवहार का असर बच्चों पर इस कदर पड़ेगा। आप सही कहते थे कि जब बच्चे थोड़े समझदार हो जाएं, तो अपने पर कम और उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अरे मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता था कब से। और रही बात बुढ़े की, तो यह समय के साथ एक दिन सबको ही होना है। लेकिन मैंने तुमको कितना कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं गए। यही तो है तुम्हारा प्यार, जो अभी तक मैं समझ नहीं पाई। और हमेशा तुम्हें उल्टा सीधा कहा, तुम्हारी बेइज्जती की। कोई बात नहीं मेघना, देर से ही सही, पर तुम्हें मेरा प्यार समझ तो आया ना। चलो अब इसी बात पर जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम सब बाहर डिनर करने चलते हैं।
क्या सच में? अरे आज तो लग रहा है मेरा बूढ़ा पति भी जवान हो गया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाऊंगी। मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। अमन मेघना को डिनर के लिए बाहर लेकर जाता है और दोनों के लिए खाना ऑर्डर करता है। वहाँ से वापस आते हुए रास्ते में आइसक्रीम के कुछ स्टॉल लगे होते हैं, जिन्हें देखकर अमन को बच्चों की याद आ जाती है और वो उनके लिए आइसक्रीम लेता है। मेघना को भी आइसक्रीम लाकर देता है। तभी मेघना उससे कहती है, नहीं मुझे नहीं खानी आइसक्रीम, मेरा मन नहीं है ठंडा खाने का, आप खाइए। अरे मेघना, कैसी बातें कर रही हो? इतनी रात को खाना खाने के बाद जो मजा आइसक्रीम खाने में है वो और कहाँ है? अब तुम चुपचाप से खाती हो या अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा? अमन अपने हाथों से मेघना को आइसक्रीम खिलाने लगता है। तभी मेघना कहती है, मेरा पति इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं समझती थी। गीतांजलि की 2 बहुएं थीं। उसकी बड़ी बहू राधिका हिंदू थी, तो वहीं उसकी छोटी बहू जोया मुस्लिम थी, जिसके चलते दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और आए दिन घर में तमाशे हुआ करते थे, जिससे गीतांजलि बड़ी परेशान थी। एक दिन सुबह के समय जहाँ एक तरफ राधिका मंदिर में घंटियां बजाकर आरती करते हुए भगवान की पूजा कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जोया अपने कमरे में बैठी नमाज पढ़ रही थी। लेकिन घंटियों की आवाज की वजह से जोया को नमाज पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। फिर भी वो जैसे तैसे करके अपनी नमाज खत्म करके नीचे आती है और चुपचाप राधिका के पीछे खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद राधिका आरती खत्म करके पीछे मुड़ती है तो जोया को अपने पीछे खड़ा देखकर कहती है, हाय राम, ये क्या तरीका है? जोया तुम ऐसे चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़ी क्यों हो गई? मुझे डरा रही हो क्या? जेठानी जी, हम आपके पीछे आपको डराने के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि आपकी पूजा खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि फिर हम आपसे अपनी बात कह सके। हाँ बोलो, क्या कहना है तुम्हें? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अभी मुझे बहुत काम है। जेठानी जी, हम जानते हैं आपको हमसे बड़ी परेशानी है, लेकिन आज हम 1 हफ्ते से देख रहे हैं कि आप हमेशा हमारे नमाज के टाइम पर ही इतनी जोर जोर से घंटियां बजाती हैं कि हमसे ठीक से नमाज भी नहीं हो पाती। क्या आप थोड़ा धीरे घंटी नहीं बजा सकती? अच्छा, तो तुम अब चाहती हो कि मैं तुम्हारी नमाज के चलते अपनी पूजा भी ना करूं? अब तुम्हारे नमाज और मेरी पूजा का समय एक है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन जेठानी जी, हमने आपको पूजा करने के लिए नहीं मना किया, घंटी धीरे बजाने को बोला है, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो और ना ही आपको हो। देखो जोया, तुम इस घर में कुछ दिन पहले आई हो, लेकिन मैं यहाँ बहुत सालों से हूँ। मैं ऐसे ही रहती आई हूँ, मैं अपनी आदतों में कोई बदलाव नहीं लाऊंगी। राधिका और जोया आपस में बहस कर ही रही होती हैं। तभी उसकी सास गीतांजलि वहाँ आ जाती है और अपनी दोनों बहुओं को आपस में बहस करता देख उनसे कहती है, हाय हाय, किस बात पर तुम दोनों आपस में लड़ने लगी इतनी सुबह सुबह? इस घर में तो कभी शांति रहती ही नहीं है। और बड़ी बहू तू इतनी जोर से घंटियां क्यों बजाती है? एक काम कर, कल से मंदिर का घंटा ले आ बजाने के लिए, ताकि घर वालों के साथ साथ बाहर वालों को भी पता चल जाए कि राधिका बहू पूजा कर रही है। तू पूजा अपनी शांति के लिए करती है या दूसरों की शांति भंग करने के लिए? अम्मी जी, हम भी तो इनसे यही कह रहे हैं। इनकी इन्हीं घंटियों की आवाज से हम अपने कमरे में बैठकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ भी हमें शांति नहीं मिलती। अब हम भी इनसे यही कह रहे हैं कि ये घंटी धीरे से बजाया करे। बात तो तुम सही कह रही हो जोया बहू। राधिका, कल से तुम थोड़ा धीरे घंटी बजाया करो, ताकि ना तुम्हें पूजा करने में परेशानी हो, ना छोटी बहू को नमाज पढ़ने में। क्या बात है माँ जी, अभी तो आपकी छोटी बहू को आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए और आप तो अभी से इसकी साइड लेने लग गई। अपनी मुस्लिम बहू आपको कुछ ज्यादा ही अच्छी लगने लगी है और मेरे लिए तुम दोनों ही मेरी बहुएं हो। बात यही खत्म। अब तुम दोनों जाकर घर का काम करो और देखो, यहाँ खड़े होकर युद्ध मत करो। अपनी सास की बात सुनकर राधिका और जोया दोनों वहाँ से चली जाती हैं। समय बीतता है, लेकिन दोनों की आपसी तकरार में कोई बदलाव नहीं आता। एक दिन जोया रसोई में चिकन बना रही थी, तभी राधिका वहाँ आ जाती है और जोया को चिकन बनाता देखकर जोर जोर से अपने सर पर हाथ मारते हुए अपनी सास को आवाज देकर कहती है, माँ जी कहाँ है आप? जल्दी आइए, देखिए आपकी ये छोटी बहू क्या कर रही है आपकी रसोई में। जल्दी आइए माँ जी।
क्या हो गया जेठानी जी? आप इतनी जोर जोर से अम्मी को आवाज क्यों दे रही हैं? अब क्या गुस्ताखी कर दी हमने? वो तो अभी माँ जी आकर तुम्हें बताएंगी कि तुमने क्या किया है। कहाँ रह गई माँ जी, जल्दी आइए ना। राधिका की आवाज सुनकर गीतांजलि के साथ साथ उसका छोटा बेटा हार्दिक भी वहाँ आ जाता है। तभी राधिका कहती है, अच्छा हुआ देवर जी आप भी साथ में आ गए माँ जी के। आप देखिए, अब देखिए अपनी बीवी को, शनिवार के दिन घर में रसोई में चिकन बना रही है। ओ सॉरी भाभी, इसमें जोया की गलती नहीं है। अब मुझे याद नहीं था कि आज शनिवार है और मैंने ही इसे कहा था कि चिकन बना ले। माफ कीजिएगा। क्यों माफ करूं देवर जी, अगर यही गलती मैंने करी होती ना तो माँ जी मेरा जीना हराम कर देती। माँ जी अब आप कुछ नहीं बोलेंगी? मैं क्या बोलूं? मैं ये हिंदू और मुस्लिम बहू के बीच में पिस कर रह गई हूँ। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन तुम दोनों आपस में बहस करने का कोई बहाना ढूंढ ही लेती हो। अगर इसने गलती से चिकन बना भी लिया था तो इसे शांति से समझा भी तो सकती थी ना, लेकिन तुझे तो बस तमाशा करने की आदत है। हाँ भाभी, माँ सही कह रही है। जोया इस घर में नहीं है, लेकिन आप तो नहीं है ना, आप ही बड़प्पन दिखा देती। अब बहुत हो गया तुम दोनों का। अब मैं हिंदू और मुस्लिम बहुओं का बंटवारा करके ही रहूंगी, तभी इस घर में शायद शांति हो जाए। गीतांजलि इतना कहकर घर के बीचों बीच एक लकीर खींचकर अपनी हिंदू मुस्लिम बहुओं का बंटवारा कर देती है, जिसके बाद दोनों अपनी अपनी सीमा में रहना शुरू कर देते हैं। समय बीतता है। समय के साथ बंटवारे से घर में शांति तो आ जाती है, लेकिन उनके जीवन में तूफान मच जाता है, क्योंकि पहले जहां उन्हें घर के सारे आधे आधे काम करने पड़ते थे, वहीं अब बंटवारे की वजह से उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। फिर चाहे वो घर की सफाई हो, खाना बनाना हो या कहीं आना जाना हो, जिससे दोनों को ही परेशानी होने लगी थी। तभी एक दिन जोया के घर में राशन खत्म हो जाता है और वो अपने पति हार्दिक से कहती है, हार्दिक जी, घर का राशन खत्म हो चुका है, जाकर आप ले आइए ना राशन। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं और राशन लेने जाऊंगा। ये औरतों वाले काम मुझसे नहीं होते। ठीक है, फिर हम अम्मी जी से कह देते हैं, वही ले आएंगी, क्योंकि हम तो बाहर जाते नहीं हैं। माँ के पास तो गलती से चली मत जाना, क्योंकि माँ ये सब काम नहीं करती है। ये सारे काम बड़ी भाभी करती थी, लेकिन तुमने तो आते ही बंटवारा करवा दिया और अब ये सब काम करना भी सीख लो। अपने पति की बात सुनकर जोया सर पकड़े बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ राधिका के सर में बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है और उसे सर पर कपड़ा बांधे हुए देखकर कहती है, तुझे क्या हो गया? तू क्यों सर पर कपड़ा बांधे हुए बैठी हुई है बहू? माँ जी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कल रात से इतना सर दर्द हो रहा है, गोलियां भी खा ली लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन अभी तो कुछ समय पहले तुझे ऐसा ही दर्द हो रहा था ना, तो वो ठीक कैसे हुआ? माँ जी वो तो जोया ने मुझे काढ़ा बना कर दिया था, उसे पीते ही मेरा सर दर्द गायब हो गया था। अच्छा, लेकिन अब तो बंटवारा हो गया है तुम दोनों के बीच में, तो वो तुझे काढ़ा क्या, एक गिलास पानी भी ना दे? अगर बंटवारा नहीं हुआ होता तो तेरा सर दर्द आज भी ठीक हो जाता। गीतांजलि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर राधिका सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी देवरानी जोया को उनसे बात करता हुआ सुनती है। अम्मी जान, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि एक घर में रहने के लिए बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। मुझे जेठानी जी को समझना चाहिए था। आप ये बंटवारा खत्म कर दीजिए। जोया की सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी राधिका सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो अंदर आकर कहती है, हाँ माँ जी जोया ठीक कह रही है, आप ये हिंदू मुस्लिम बहू का बंटवारा खत्म कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम अब कभी नहीं लड़ेंगे एक दूसरे से। अपनी बहू को अपनी गलती पर पछताते देखकर गीतांजलि उन्हें माफ कर देती है और अपनी हिंदू मुस्लिम बहुओं के बंटवारे को खत्म कर देती है, जिसके बाद राधिका और जोया भी हर भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।